ये तो इस क्लास में हम लोग जो कड़बक चैप्टर पढ़े हैं ना, उसकी पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे अभी के अभी इसी क्लास में। पूरा शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक जितना सारा क्वेश्चन, इसमें कुल 9 को क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको, है ना। और आप आराम से लिख भी पाएंगे। और इसका जो लेक्चर है, लेक्चर सुनने के बाद ही आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाएगी। तो लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, 2 पार्ट में वीडियो बना है, फर्स्ट और सेकंड करके दोनों देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा और कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर दिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। करेक्ट, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से काहे की है, मैंने दर्पण से क्यों किए हैं। तो दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है कि नहीं। हम जैसन बानी वैसन में दिखाई, ना कि सुंदर दिखा दी खराब दिखा दी। नहीं कहते हैं कि कांच भले कमजोर होता है लेकिन सच्चाई दिखाएगा ना जी, टूट जाएंगे लेकिन सही बोलेंगे। वही काम करता है आईना। कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अगर कवि का नाम आप मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका आंसर बहुत अच्छा होता है कि नहीं। क्योंकि कवि का नाम जब आप मेंशन कीजिएगा तो एग्जामिनर पाएगा कि बच्चों को यह याद है कि कहां से लिया गया है और कैसे लिखा गया है। तो हम यह लिख सकते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने, समझ रहे हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होते हैं ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। याद हो गया। इसमें क्या याद करना है, क्वेश्चन समझिए, आंसर बोलिए। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होते हैं ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। क्वेश्चन आप लोग को याद हो गया। दूसरा देखा जाए, दूसरा में देखिए, पहले कड़बक में कलंक, ठीक है, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। इस शब्द का प्रयोग हुआ है ना, पहला जो लेक्चर था, पहला जो पद था कड़बक का, उसमें कवि ने कलंक, कांच और कंचन से अर्थ उसमें बताए हैं कि क्या कहे हैं। तो हम स्पष्ट लिखेंगे, देखिएगा। पहले कड़बक में कलंक का तात्पर्य चंद्रमा में दाग से है कि नहीं। कलंक वही ना कहे हैं कि चांद जैसे जगह विधि अवतारा, दीह कलंक किन्हीं उजियारा। चांद के समान भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर अवतरित किया है, लेकिन जिस प्रकार चांद में दाग है ठीक उसी प्रकार मुझे भी दागदार बना दिए। यही बात कहते हैं। तो आप लिखेंगे आंसर में कि पहले कड़बक में कलंक का तात्पर्य चंद्रमा में दाग से, समझ रहे हैं। कांच का तात्पर्य कच्चा सोना से, कच्चा सोना का प्रयोग किया कि जब तक घड़ी में उसे तप्त नहीं किया जाएगा तब तक वो शुद्ध सोना के रूप नहीं लेगा। तो कांच का तात्पर्य कच्चा सोना से तथा कंचन का तात्पर्य सुमेरु पर्वत से है। समझ में आ गया कि सुमेरु पर्वत जो था जिसे शंकर जी ने अपने त्रिशूल से विनाश कर दिया था तो वो कंचनगिरी पर्वत के नाम से कहलाया। कोई दिक्कत, एक बार और सुन लीजिए। अब पहले कड़बक में कलंक का तात्पर्य चंद्रमा में दाग से, कांच का तात्पर्य कच्चा सोना से तथा कंचन का तात्पर्य सुमेरु पर्वत से है। देखा जाए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला था कि जो ये मेरे कविता को पढ़ेगा मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। जो भी मेरे इस कविता को पढ़ता है वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव करता है। जो मेरे इस कविता को पढ़ता है वो मुझ पे मोहित हो जाता है। ये सब बात कौन कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं। और इनके अंदर ऐसी आत्मविश्वास काहे है कि जब व्यक्ति शिद्दत से मेहनत करता है किसी चीज के लिए, वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में साजिश करती है कि क्या करती है, था ना ऐसा। तो बात वही है, ये इतने शिद्दत से, इतने ईमानदारी पूर्वक उस कविता को लिखे हैं, इतने मेहनत करके कि उनके अंदर विश्वास है कि जो भी मेरे इस कविता को पढ़ेगा वो मुझे जरूर 2 शब्दों में याद रखेगा। जो भी मेरे कविता को पढ़ेगा वो मुझसे मोहित हो जाएगा और जो भी कविता को पढ़ेगा वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव करेगा। समझ में आया। अब इसी बातों को थोड़ा सरिया के हम लिखेंगे यह बात कि पहले कड़बक में व्यंजित जायसी अपने आत्मविश्वास के बारे में बताते हैं कि उस कविता को, राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को उन्होंने इस मेहनत के साथ जोड़ा है, रक्त की लई लगाकर जोड़ा है, अपने आंसुओं से उसे सींचा है। और वो कहते हैं कि जो भी मेरी इस कविता को पढ़ेगा वो मुझ पे मोहित हो जाएगा। तो उनकी आत्मविश्वास का सबसे मतलब बेहतर तरीका यही है कि वो खुद पे बहुत ज्यादा मेहनत करके उस कविता को लिखे। समझ आ रही बात। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर या 4 नंबर में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म क्या है।
तो लिखेंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा को रक्त की लई लगाकर जोड़ा है और अपने आंसुओं से उसे सींचा है, और इतने शिद्दत से उस कविता को लिखे हैं कि कवि कहते हैं कि जो भी मेरे इस कविता को पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। तो दोनों का आंसर एक साथ मिला के क्या करना है, लिख लेना है, क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए बोल रही है, उनके अंदर आत्मविश्वास इसलिए है इतना कि बड़ी शिद्दत से उस कविता की रचना किए हैं, और वो कहते हैं कि जो भी मेरे इस कविता को पढ़ लेगा वो मुझे 2 शब्दों में जरूर याद रखेगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाव स्पष्ट करें। मतलब भाव स्पष्ट का मतलब देकर मतलब बताओ कि मैं क्या कहा जाता। जो लही अंबही डाभ ना होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। अच्छा आप लोग में कौन इसका जवाब देंगे। जो लही अंबही डाभ, हाँ इसका अर्थ है कि जब तक आम में मंजरी नहीं होगा हाँ, तब तक वह सुगंधित। बहुत अच्छी बात है, इतना ही बातें बोल रहे हैं, आप बोलिए। इसका मतलब है कि जब तक आम में डाब नहीं होगा तब तक वह सुगंधित। बहुत अच्छा बात है, बैठिए। समझ में आ गया आप लोग को कि जो लही अंबही डाभ ना होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। आप ऐसे कह सकते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी इसका भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं होगा, जब तक आम में मोजर नहीं होगा तब तक वो सुगंधित नहीं होगा। मोजर नहीं कहते हम लोग, उसको हिंदी नाम है मंजरी। क्या नाम है, मंजरी। तो मोजर मत लिखिए लगी, ठीक है ना, मोजर। ये मोजर हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, और बोलचाल के भाषा में हम लोग अशुद्ध शब्द भी बोलते हैं। समझ गया। जो लही अंबही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी जब तक आम में मंजरी नहीं होगा तब तक वह सुगंधित नहीं होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, रकत कैलेई। रकत कैलेई का मतलब होता है रक्त रूपी लेई। रकत कैलेई का क्या अर्थ है, तो आप ऐसे लिखेंगे, रकत कैलेई का अर्थ है रक्त रूपी लेई। अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा को उन्होंने रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है। लिखा जाएगा रकत कैलेई का अर्थ क्या है, रक्त रूपी लेई। रक्त रूपी लेई जायसी जी कहते हैं कि राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा को उसने रक्त रूपी लेई से क्या किया है, जोड़ा है और अपने आंसू से सींचा है। वो भी लाइन इसमें आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यहाँ जोरी का अर्थ क्या है, जोरी का अर्थ है जोड़ना। जोरी का अर्थ क्या है जी, जोड़ना है। इस शब्द का प्रयोग किस अर्थों में किया गया यही बताना है। तो हम लिखेंगे मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा में कवि जोरी शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाता है, क्वेश्चन में से सब बातें लिखा जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लिखेंगे मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा में कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग जोड़ने के अर्थ में किया है। अर्थात कवि कहते हैं कि राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा को उन्होंने रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है। हो गया, समझ गए ना, यही बात है। आगे देखिएगा, दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इसका मतलब यह है, यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है कि नहीं। भाव सौंदर्य स्पष्ट करेंगे मतलब दूसरा कड़बक जो पढ़े हैं आप पूरा शुरू से अंत तक, उसमें कवि क्या बता रहे हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि दूसरे कड़बक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी बताते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता है, सिर्फ उसकी कहानियां रहती है। जैसे राजा रतन सेन, पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी कोई नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी कहानियां रह गई है। जिस प्रकार फूल मर जाते हैं लेकिन उनके सुगंध नहीं मरते, तो वह पुरुष धन्य हैं जिनकी कृति इस पृथ्वी पर व्याप्त है, क्योंकि फूल मरते उनके सुगंध कभी नहीं मरते। मतलब जो कविता पढ़े ना उसका अर्थ आपको जितना याद हो, अब उसके बारे में जितना सुने हैं जितना जानते हैं उसी चीजों को इसमें क्या करना है, लिख देना है कि दूसरे कड़बक में उन्होंने क्या बताया है। समझ गए बात को। व्याख्या करें। चलिए यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, व्याख्या करने वाला, और ये क्वेश्चन भी है, ध्यान देंगे। अब व्याख्या करते वक्त 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखना होता है। देखिए क्या, सबसे पहले कवि की नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, वह पाठ का नाम पता होना चाहिए। क्लियर। यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पता चले कि इस पाठ का है, लेकिन एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तब आपको यह पता होना चाहिए कि अब यह पता लाइन आपको याद होगा तब तो पता चलेगा कि कहाँ से है। तो यह याद होना चाहिए कि वो किस पाठ से लिया गया है, उसके कवि कौन है, अब बुक का नाम याद होना चाहिए। पहला पैराग्राफ में व्याख्या करने के लिए एग्जामिनर द्वारा इसी चीजों को देखा जाता है। तो पहला पैराग्राफ में देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति। मतलब पंक्ति में तो लाइन होता है, जो लाइन आपको दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, दिगंत भाग 2। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखित कड़बक शीर्षक कविता से ली गई है। एकदम समझ में आ गया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, मैंने पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखित कड़बक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि
मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इतना बस समझ में आ गया। पहला पैराग्राफ में यह बात है। कोई भी कविता का, कोई भी कहानी का अगर लाइन दे दिया जाए व्याख्या करने के लिए तो पहला पैराग्राफ में ही बातें लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में लिखित कड़वक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी जी कहते हैं, कविता है तो कवि कहेंगे, कोई कहानी तो लेखक कहेंगे। तो जायसी जी कहते हैं, देखिए क्या, धनी सो पुरुष जस किरती जासु आ फूल मरई पर मरई न बासु। इसका अर्थ पता है आप लोग को? इसका मतलब कौन बताएंगे? क्या हुआ? धनी सो पुरुष जस किरती जासु आ फूल मरई पर मरई न बासु। धनी सो पुरुष जस किरती जासु, सुनेंगे, कहा जा रहा धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, मैंने धन है वो पुरुष जिसकी कृति इस पृथ्वी पर बनी हुई है। वासु मतलब बास हुआ है। फूल मरई पर मरई न बासु, फूल मर जाते हैं बट उनके सुगंध कभी नहीं मरते। समझ में आया? तो पहला पैराग्राफ पे समझ में आया क्या लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ में चेंज करके इसके बदले में जो अर्थ आप जानते हैं उसको लिख देना अपने भाषा में, चाहे इसी चीजों को थोड़ा बदल के लिख देना है। देखिए इसका मतलब वो धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, मतलब वो पुरुष धन्य है जिसकी कृति इस पृथ्वी पर व्याप्त है। क्योंकि जो कलिय बनाम समाज खतरा व्याप्त है, वो पुरुष धन्य है क्योंकि फूल मर जाते हैं लेकिन उनके सुगंध कभी नहीं मरते। इस नश्वर संसार में, नश्वर का मतलब है नाश होने वाला, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी सच्चाई, इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उनको एक ना एक दिन मरना ही है। मृत्यु एकदम सत्य है, तो मरना तो सबको है, लेकिन वैसे पुरुष धन्यवान है जिनकी कृति इस पृथ्वी पर है, मर जाने के बाद भी लोग उनको याद रखते हैं क्योंकि फूल मर जाते हैं लेकिन उनका सुगंध कभी नहीं मरते। समझ में आया? तब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जायसी जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जिनकी कृति इस पृथ्वी पर व्याप्त है क्योंकि फूल मर जाते हैं लेकिन उनके सुगंध कभी नहीं मरते। समझ में आ गया? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जी, ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे आप लोग सुनकर एक बार इसका आंसर अपने मन से लिखने की। और जब अपने मन से लिखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, है कि नहीं? और लिखा जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ी सी भी अगर आपको दिक्कत हो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी सुन लीजिए, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आप लोगों को लगती है तो आप कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर लिखा दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि सबका आंसर लिख दिया जाए। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आप अपना विचार प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग के लिए होमवर्क नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर कर लिख के लाना है और पूरा सुनेंगे, अपना अपना विचार रखिएगा जो जितना समझे। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।